Good afternoon to you all. Climatology. ट्रांसफॉर्म फॉल्ट जो था तो वो वही है जो बताया ना, साइड वाला, जिसको संरक्षी सीमा या असक्रिय किनारा बोलते हैं। जैसे एक तरफ तो हो गया वो अपसरण, एक तरफ हो गया अभिसरण, तो इस प्लेट को मूव करने के लिए इस किनारा से और इस किनारा से इसको अलग होना पड़ेगा। तो वो किनारा जो होता है, जो इसको स्मूथ अलग डिटैच वाला पार्ट जो होगा, यहाँ से वहाँ तक और वो वहाँ से वहाँ तक, इसको हम ट्रांसफॉर्म फॉल्ट भी कहते हैं। यही है संरक्षी किनारा भी और असक्रिय असक्रिय किनारा, संरक्षी सीमा और असक्रिय किनारा। और कुछ है? मौसम और जलवायु में क्या अंतर है? गाना बनता है मौसम की तरह तुम बदल तो नहीं जाओगे। ये क्यों नहीं बनता है कि जलवायु की तरह तुम बदलते नहीं जाओगे? डे बाय डे परिवर्तन होता है, और जबकि वो मौसमों के औसत को हम जलवायु कहते हैं। एक बड़े क्षेत्र में एक बड़े समय के लिए उसमें स्थिरता रहती है। और मौसम को क्या कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो ये डेफिनेशन तो नहीं हुआ ना। अल्पकालिक किसी घटना है। अल्पकालीन जलवायु में परिवर्तन होगा तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ, तो अल्पकालीन जलवायु में परिवर्तन, जब शब्द जलवायु यूज करेंगे तो परिवर्तन अल्पकालिक, जलवायु तो अल्पकालिक है ही नहीं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण आएगा। जब हम जैसे बात करते हुए बोलते हैं कि आज का मौसम ठीक नहीं है, हाँ कल मतलब मौसम ठीक नहीं है, तो बहुत सारे दिमाग में चीज़ें कारक आते हैं जो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आसान करता है। सपोज कीजिए कि अगर हम ये बात करते हैं कि आज बारिश हो रही है, तो कई सारे लोगों के लिए मौसम ठीक भी हो सकता है, कई सारे लोगों के लिए मौसम ख़राब भी हो सकता है। डिपेंड करता है माइंड पे या स्थिति पे। गर्लफ्रेंड है तो बारिश होती हुई अच्छा लगता है, नहीं है तो बुरा लगता है कि दूसरा लोग एंजॉय कर रहा, हम बैठे हुए हैं। पकौड़े घर में बने हुए हैं तो मौसम अच्छा लगता है, नहीं बने हुए हैं तो नहीं अच्छा लगता है, एंड ऑल दैट। तो एक्चुअली मौसम जो होता है वायुमंडल की स्थिति है। लिख लीजिए, मौसम वायुमंडल की एक विशेष स्थिति है जो अल्पकालिक तथा छोटे क्षेत्र के अल्पकालिक तथा छोटे क्षेत्र में अल्पकालिक तथा छोटे क्षेत्र में वायुमंडलीय अवयवों वायुमंडलीय अवयवों अर्थात तापमान वायुदाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण, वायुमंडलीय विक्षोभ, वायुमंडलीय विक्षोभ का एक सामूहिक परिणाम है।
जबकि किसी क्षेत्र के औसत मौसम को वहाँ की जलवायु कहते हैं। जबकि किसी क्षेत्र के औसत मौसम को वहाँ की जलवायु कहते हैं। मौसम में परिवर्तन सामान्य बात है। मौसम में परिवर्तन सामान्य बात है, जबकि जलवायु में परिवर्तन एक शोध का विषय बन जाता है। जबकि जलवायु में परिवर्तन शोध का विषय बन जाता है। जैसे चर्चा कभी मौसम के बदलने की नहीं होती है, राइट। चर्चा जलवायु परिवर्तन की होती है। क्योंकि जलवायु आमतौर, जैसे एनसीईआरटी एक सेंटेंस लिखता है कि इजिप्ट में केवल जलवायु पाई जाती है और इंग्लैंड में केवल मौसम पाया जाता है। मतलब क्या हुआ इसका कि इजिप्ट की वायुमंडलीय स्थिति सालों भर लगभग समान रहती है, जबकि इंग्लैंड में वो दिन प्रतिदिन बदलती रहती है, राइट। तो इस बेसिकली डिफरेंस क्या है? पैमाने का, राइट। इसमें बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे। बुक्स में सबसे पहला टॉपिक जो होता है वायुमंडलीय संरचना तथा संगठन, लेकिन हम शुरू करेंगे तापमान से, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि बाद में सारी चीज़ें वही होती हैं जो इसको अभी पढ़ेंगे तो शायद समझ में नहीं। जैसे हम अगर बोलेंगे कि क्षोभ मंडल में तापमान में कमी आती है, तो अभी फिलहाल फिर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो हम उसको बाद में टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं तापमान। इसके बेसिक्स में डीपर जाएंगे हम लोग, क्योंकि वहीं से प्रश्न में आसानी और कठिनाई का संबंध जुड़ा हुआ है। तापमान होता क्या है? और डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि वो बच्चे वाली बात है, क्योंकि वो सापेक्षिक शब्द है, तापमान का डेफिनेशन नहीं है। इंजीनियर्स कितने थे इसमें? कुछ थे ना शायद। क्या है इंजीनियर साहब तापमान का मतलब? वही तो डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस हो गया। कितना गर्म है कोई चीज़, कितनी ठंडी है, उसको हम तापमान कहते हैं। मतलब कि हम अगर तुमसे गर्म नहीं हैं तो हमारा तापमान नहीं है, इसका मतलब है। जैसे तुम्हारा स्वेटर पहनने से जैसे हो गया कि जनरल परिस्थिति बदल गई, तुम ज़्यादा हैंडसम लगने लगे, तो इसको हम तापमान बोल देंगे। ओके, ऊष्मा क्या होता है? तापमान का ऊष्मा में संचरण हो गया या ऊष्मा का तापमान में संचरण हो गया? पार्टिकल मूव नहीं करे तो नहीं करेगा। पार्टिकल मूव करना परिणाम है या कारण है? परिणाम है वो, हाँ, ऊर्जा का एक प्रकार है, राइट। ऊष्मा से ही तापमान उत्सर्जित होता है, तो ऊष्मा को, ऊर्जा की मात्रा को हम ऊष्मा कहते हैं, और ऊष्मा की तीव्रता को या इसी ऊर्जा की तीव्रता को हम तापमान कहते हैं। अब इसका अगर एग्जाम्पल्स लेके हम समझने की कोशिश करें कि मात्रा और तीव्रता में क्या अंतर है, समान ऊष्मा दो वस्तुओं में समान तापमान उत्पन्न करेगी। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है।
कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करेगा कि उसकी विशेषता कैसा है, कंडक्टिविटी कैसी है एंड ऑल दैट। समान ऊष्मा की मात्रा या अधिक ऊष्मा की मात्रा एक ही तरह के स्थिति में, जैसे दो मनुष्य के बीच में, जैसे फॉरगेट अबाउट दैट, ये हीटर रखा हुआ है, हम पास हैं, एक फीट पे बैठे हुए हैं, मतलब तुम 4 मीटर पे बैठे हुए हो, सपोज करो कोई भी दूसरा बंदा। अगर तुम 10 घंटे तक बैठे रहे और हम 2 ही घंटे बैठे, तापमान किसका ज़्यादा होगा? अधिकतम तापमान की यदि हम बात करें तो मेरा ज़्यादा होगा, और ऊष्मा की मात्रा की प्राप्ति किसको ज़्यादा मिली? उसको ज़्यादा मिली। तो इसी को हम ऊष्मा की तीव्रता कहते हैं कि मेरे अंदर ऊष्मा की तीव्रता क्या हुई? नज़दीक होने के कारण ज़्यादा हो गई, जबकि उस बंदे के कारण दूर होने के कारण तीव्रता कम हुई। राइट। उसी तरह से सूर्य प्रकाश की अगर हम बात करें तो दिन के समय में जो अधिकतम तापमान होना चाहिए वो कब होना चाहिए? सूर्य किरण के हिसाब से 12 बजे के आसपास, जब किरणें अधिक खड़ी हुई हैं। लेकिन तापमान होता कब है? 3 से 4 के बीच में। 3 से 4 के बीच में अधिकतम तापमान होता है। राइट। इसी को हम ऊष्मा की मात्रा और ऊष्मा की तीव्रता कहते हैं। यानी कि ऊष्मा की मात्रा समान परिणाम लाने के लिए एक समय लेती है और तब वो तीव्रता में बदलती है, जिसे हम तापमान कहते हैं। अब जैसे मान लो हवन यहाँ पे रखा हुआ है, चल रहा है, ठीक है, पूजा पाठ चल रहा है। अब उसमें हाथ हम यूं लेकर के बहुत तेजी से उसमें निकाल दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राइट। और अगर धीरे धीरे निकाले तो कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ना, सोचने के लिए दिमाग नहीं रहेगा। दोनों की स्थिति में क्या परिवर्तन? जबकि ऊष्मा की मात्रा दोनों स्थिति में समान निकल रही है। पहली स्थिति में हमने क्या किया? उसको तीव्र नहीं होने दिया, और दूसरी स्थिति में हमने उसको तीव्र होने दिया। ठीक है। अब ऊष्मा 2 प्रकार की होती है। एक होता है सेंसिबल, संवेदनशील ऊष्मा, और दूसरी होती है लेटेंट और गुप्त ऊष्मा। दोनों को हम लोग समझ रहे हैं कि जैसे गर्म पानी को छूते हैं तो गर्म लगता है, लेकिन अगर भाप को छुएंगे तो गर्म नहीं लगता है, नहीं लगेगा जब तक उसको रोकोगे नहीं। टच करने से वो गर्म नहीं लगेगा। जबकि भाप में ऊष्मा की मात्रा गर्म जल से ज्यादा है, तो उसमें क्या हुआ? इसका मतलब है गुप्त ऊष्मा है। वो भाप को तभी आपको जलाएगा जब भाप गर्म पानी बनेगा, या उसको रोक देंगे, उसको चेंज करेंगे, उसकी स्थिति को चेंज कर देंगे, अवस्था में परिवर्तन आएगा, तब जाकर के होगा। तो भाप के अंदर क्या बोलेंगे हम? गुप्त ऊष्मा है, जबकि गर्म पानी में संवेदनशील ऊष्मा है। ठीक है। जब भी हम बात करते हैं गुप्त ऊष्मा की तो 2 शब्द आते हैं। एक होता है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, और दूसरा होता है संघनन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द्रव का गैस में परिवर्तन। राइट। अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें तो हर एक को गर्म करने पे इस तरह से परिवर्तन होगा, और ठंडा करने के बाद ये परिवर्तन होगा। यानी कि ऊष्मा की प्रति इकाई मात्रा गैस में सबसे ज्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम होगी, और सॉलिड में सबसे कम होगी। चूंकि निकालते हैं तब ये बनता है। जब हम इस तरह से जाते हैं तो इसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। और इसमें क्या होता है? निष्कासन होता है। यानी कि यदि हम यदि हम भाप को फिर से जल की बूंदों में परिवर्तित करते हैं तो ऊष्मा का क्या होगा? उसमें ऊष्मा
निकालनी पड़ेगी, यानी कि वहां पे ऊष्मा का निष्कासन होगा। जबकि हम वाष्पीकरण की बात करें तो उसमें ऊष्मा डालना पड़ेगा, जल में ऊष्मा डालना पड़ेगा, उसमें अवशोषण करेगा, फिर जाके जल की बूंदें भाप में परिवर्तित होंगी। क्लियर है? तो ऊष्मा में इसके वाष्पीकरण में क्या होता है? संघनन की गुप्त ऊष्मा में अवशोषण होता है, जबकि संघनन एग्जैक्टली उल्टा है, वाष्पीकरण का बिल्कुल विपरीत है। कि वाष्पीकरण में क्या हो रहा है? लिक्विड गैस में बदल रहा है, और संघनन में गैस फिर से वापस लिक्विड में आ रहा है। तो जहां पे संघनन होगा वहां पे संघनन की गुप्त ऊष्मा का निष्कासन होगा, और जहां पे वाष्पीकरण होगा वहां पे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा का अवशोषण होगा। यानी कि रियल इफेक्ट क्या होगा? वाष्पीकरण के क्षेत्र में ठंडापन आएगा और संघनन के क्षेत्र में गर्मी आएगी। वाष्पीकरण जहां पे हो रहा है वहां पे तापमान में कमी आएगी, जबकि संघनन जहां पे हो रहा है वहां पे तापमान में वृद्धि होगी। एनी डाउट? फिर से बोलो। हाँ, कि जिस क्षेत्र में संघनन होगा उस क्षेत्र में संघनन की गुप्त ऊष्मा का निष्कासन होगा। नहीं, जहां पे हम तापमान रिलीज करेंगे तो उस क्षेत्र में तापमान में वृद्धि होगी ना। नहीं समझे? जैसे संघनन की क्रिया हुई तो संघनन की क्रिया क्या है? लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जब हम भाप को जल की बूंदों में परिवर्तित करते हैं, इस प्रक्रम को हम संघनन कहते हैं। इस प्रक्रम में क्या करना पड़ेगा कि गैस से जो ऊष्मा की मात्रा है या ऊर्जा की मात्रा उसको निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही निकाल लिए वो लिक्विड में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रक्रम में ऊष्मा का निष्कासन होगा, तो वहां पे तापमान में वृद्धि होगी। जबकि वाष्पीकरण में क्या होगा? ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो अवशोषण होकर वाष्पीकृत तो क्या किया? बहुत सारी ऊर्जा को वो लेके वहां से चला गया। तो यहाँ पे रियल इफेक्ट क्या होगा? तापमान में कमी होगी। तो जब भी वाष्पीकरण होता है तापमान में गिरावट आती है, और जब भी संघनन की क्रिया होती है तापमान में वृद्धि होती है। क्लियर है हम लोग? अब अगर हम तापमान की बात करें, जैसे एनसीईआरटी में पढ़ेंगे रुद्धोष्म ताप परिवर्तन, राइट, एडियाबेटिक चेंज ऑफ टेम्परेचर, उसमें डायबिटिक चेंज नहीं देता है, इसलिए कई बार वो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो जाता है। तापमान में परिवर्तन, किसी भी बॉडी में तापमान में परिवर्तन ऊर्जा के अदला बदली से होगा। यानी कि हमारे बॉडी में तापमान बढ़ जाएगा यदि हम ऊर्जा का अवशोषण कर रहे हैं, और घट जाएगा यदि हम ऊष्मा का निष्कासन कर रहे हैं। तो ये एक तो हो गया कि जब भी तापमान में, किसी भी बॉडी के तापमान में ऊर्जा के स्थानांतरण या ऊर्जा के कारण तापमान में परिवर्तन होता है, उसको हम स्थिरोष्म बोलते हैं। स्थिरोष्म, हाँ, स्थिरोष्म परिवर्तन कहते हैं। जबकि यही बदलाव यदि आयतन के कारण होता है तो उसको हम रुद्धोष्म परिवर्तन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है और यहाँ पे आयतन में परिवर्तन हो रहा है। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ में होता है कि सर्दियों के दिन में हम बॉडी के एरिया को क्या करते हैं? सिकुड़ते हैं। जैसे ऐसे बांध लेंगे या फिर और सिकुड़ जाते हैं। तो जब सिकुड़ते हैं तो हम क्या करते हैं? इसमें ऊर्जा का कुछ आदान प्रदान तो है नहीं, हम अपनी ही बॉडी की ऊर्जा को कम क्षेत्रफल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो थोड़ी गर्मी महसूस होती है, हाथ बंद कर लिया हम तो थोड़ा गर्म लगता है। हम घर्षण की बात नहीं कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके आपने ऊष्मा का उत्सर्जन किया, वो फिर घर्षण के कारण जो गर्म होगा वो स्थिरोष्म होगा, क्योंकि वहां पे ऊर्जा का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, क्रिएशन हो रहा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे बंद कर दिए तो हमने इसके क्षेत्रफल को क्या किया? आयतन को क्या किया? कम कर दिया। तो ऊर्जा की मात्रा कम क्षेत्रफल में ये हुई तो उसका निष्कासन कम हो जाएगा और तापमान हमें थोड़ा
ज़्यादा महसूस होगा। उसी प्रकार से वायुमंडल में होता है कि जब कोई भी वायु ऊपर उठती है धरातल से लंबवत दिशा में, तो उसमें क्या होगा, फैलाव आएगा। तो आयतन में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो प्रति इकाई मात्रा में ऊर्जा में कमी आएगी, तो तापमान में गिरावट आएगी। जबकि ऊपर से जैसे कि किसी का अवतलन हो रहा है वायु का, तो इस तरह से अगर वायु आ रही है तो वो क्या होगी, सिकुड़ेगी, उसके आयतन में कमी आएगी, तापमान में वृद्धि होगी। इस दोनों स्थिति को हम रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहते हैं। फैलने से कमी आना और सिकुड़ने से वृद्धि होना, दोनों एक रुद्धोष्म ताप परिवर्तन दोनों है, एक इंक्रीज है, एक डिक्रीज है। किसी भी दो वस्तु में के बीच में उष्मा का स्थानांतरण क्यों होगा और कब होगा? तापमान में अंतर होगा, ऊर्जा में नहीं। तापमान में जब अंतर होगा तो कम, ज्यादा तापमान वाले से कम तापमान की ओर उष्मा का स्थानांतरण होगा, राइट। इसी को हम तापीय प्रवणता कहते हैं। तापीय प्रवणता यानी कि उष्मा का स्थानांतरण तापीय प्रवणता के कारण ही हो सकता है। यदि तापीय प्रवणता नहीं है तो उष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। ठीक है। अब प्रवणता का अगर पर्यायवाची देखेंगे तो ढाल होता है। हाँ, ढाल का डिफिनेशन कैसे, ढाल को कैसे डिफाइन करें? ढाल की तीव्रता की यदि हम बात करें तो ढाल की तीव्रता कैसे दिखाएंगे, कौन से देखेंगे, कौन का निर्धारण किस बात पे होगा? दो बिंदुओं के बीच की ऊंचाई में अंतर को हम ढाल कहते हैं, और ढाल की तीव्रता का निर्धारण उसी से होता है। यानी कि दोनों के बीच के अंदर, बीच की ऊंचाई में अंतर बढ़ता जाएगा तो ढाल की तीव्रता बढ़ती जाए। कोई भी ढाल अगर हम ले लें, सपोज कीजिए कि हम ये ले लेते हैं बिंदु और एक यहाँ पे ये बिंदु ले लें, ये सपोज कीजिए कि ये 400 मीटर है, ये 800 मीटर है, तो ढाल का अंतर क्या हो गया, बिंदु में ऊंचाई का अंतर 400 हो गया, तो इसकी तीव्रता यूं हो जाएगी। अगर इसको हम बढ़ा दें, 600 कर दें, तो अंतर कितना हुआ, 200, तो उसकी तीव्रता, यानी कि अंतर जब दोनों बिंदु की ऊंचाई में घटता जाएगा तो तीव्रता भी घटती जाएगी, और बढ़ता जाएगा तो तीव्रता भी बढ़ती जाएगी। शब्द हम प्रवणता यूज कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बिल्कुल ढाल की तरह काम करता है। जिस प्रकार से ढाल की तीव्रता बढ़ने से जल की गति बढ़ जाएगी, उसी तरह से तापीय प्रवणता बढ़ने से भी स्थानांतरण बढ़ जाता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एक कॉमन बदतमीजी है जो लगभग सब लोग किए होंगे घर में या दोस्तों के साथ, बहन भाइयों के साथ आराम से करते हैं हम लोग। रजाई के अंदर सर्दियों में कोई बंदा सोया हुआ हो और आप बाहर से आए हो और ठंडा ठंडा हाथ उसके चेहरे पे यूं सटा दीजिए,
लगभग सभी लोग किए होंगे, या नहीं किए होंगे तो खुद पे किसी ने किया होगा, राइट। ऐसा क्या होता है कि जो बंदा 6 7 8 बेल की पे ना उठे, और लेकिन अगर टच कर दीजिए तो फटक से जग जाता है? चूंकि तापीय प्रवणता बहुत तीव्र हो जाती है, तो ऊष्मा के स्थानांतरण की दर इतनी तेज हो जाती है कि माइंड आपको, बॉडी आपका बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो माइंड आपको कहता है कि जगो, कुछ गड़बड़ हो रहा है तुम्हारे साथ, राइट। वो क्या है? तापीय प्रवणता। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऊष्मा की स्थानांतरण की दर, ऊष्मा के स्थानांतरण की दर तापीय प्रवणता के समानुपाती होती है। लिख लीजिए इसको, ऊष्मा के स्थानांतरण की दर तापीय प्रवणता के समानुपाती होता है। प्रवणता के समानुपाती होता है। ऊष्मा के स्थानांतरण की दर तापीय प्रवणता के समानुपाती होता है। अब ऊष्मा के स्थानांतरण का प्रक्रम या विधि एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, कहीं पढ़ेंगे, 4 होती है। कौन कौन सी है? विकिरण, चालन, और चौथी, तो तीसरी हुई अभिवहन। रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन, ये 4 विधि है। रेडिएशन या विकिरण, जब कोई भी ऊर्जा अपने स्थानांतरण के लिए या जगह बदलने के लिए या संचलन के लिए माध्यम की आवश्यकता पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है, उसको हम विकिरण कहते हैं, राइट। चालन हुआ, समान रूप से ठोस की विशेषता है ये कि जब कणों के टच से, कणों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण होता है तो उसको हम चालन कहते हैं। जैसे लोहे की एक रॉड को नीचे से आग लगाइए तो धीरे धीरे उसकी ऊपर तक, या ऐसे रखा हुआ लोहा का है, इधर से आग लगाइए, यहाँ गर्म कीजिए, धीरे 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 पूरा रॉड गर्म हो जाएगा, उसको हम चालन कहते हैं। संवहन और अभिवहन मुख्य रूप से फ्लूइड्स की टेंडेंसी है, द्रव और गैस की टेंडेंसीज है। जब उसके संचलन से ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है तो उसको हम संवहन या अभिवहन कहेंगे, फिजिकल मूवमेंट से। हाँ, किस में? हाँ, इन दोनों में डिफरेंस है कि ये लंबवत है और ये क्षैतिज दिशा में है। जैसे ठंडी हवा अगर क्लासरूम में एंटर करे तो तापमान में गिरावट आ जाएगी, क्योंकि ऊष्मा का वो स्थानांतरण कर रही है, ऊष्मा का वो हमारे बॉडी से ऊष्मा उसमें चली जाएगी वायुमंडल में, तो ठंड महसूस होगी, राइट। लंबवत है तो संवहन और क्षैतिज है तो अभिवहन कहते हैं। क्लियर है? अब आते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसमें कि जैसे सपोज कीजिए कि हीटर सामने में रखा हुआ है और उससे मेरा हाथ यूं हम लोग किए हुए हैं, उससे मेरे हाथ के तापमान में परिवर्तन हो गया। कौन सी क्रिया है ये? संवहन, चालन, और भी कोई बोल दो। सच हमेशा दब के बोलता है, नहीं तो जोर से बोलो। ये रेडिएशन है, विकिरण है। तुम्हें क्यों लगा कि संवहन है ये? हाँ, तो परपेंडिकुलर उठेगा तो मेरी तरफ थोड़ी आएगा।
हाँ, तो हीट ट्रांसफर हो रही है, तो जैसे हीटर रखा हुआ, मैं बराबर में बैठा हुआ, तो इसमें कोई माध्यम का उपयोग है क्या? नहीं है। देखिए, माध्यम का होना और माध्यम का उपयोग दोनों में अंतर है। उस माध्यम का उपयोग नहीं कर रही है वो। कैसे नहीं कर रही है? इंजीनियर्स को कई बार समझने में भी दिक्कत होती है ये सब चीजें, क्योंकि उसको बहुत कुछ पता होता है, तो अगर थोड़ा सा दिमाग से उल्टा होता है तो समझ में नहीं आता है। आईआईटियंस के साथ बहुत मजा आता है, इंग्लिश मीडियम बैच में एक दो रहता है इसमें, तो ज्योग्राफी में उसकी डिग्री छिनवा देते हैं हम। आईआईटियन सोचिए, अब सच्चाई है कि उसको बेसिक्स पता नहीं होता है बहुत सारी चीज़ों का, क्योंकि उसकी गलती नहीं है बेचारे की, हमारे यहाँ पढ़ाई की पद्धति ही ऐसी है, जो हम वो नहीं रणछोड़ दास छाछड़ और इसका वाला पढ़ाई का दो अंतर है वो। तो इसमें होता क्या है कि सपोज कीजिए कि हीटर यहाँ पे, मेरा हाथ यहाँ पे, मीडियम है, क्या है, एयर है, तो यदि एयर गर्म होगी तो मेरी तरफ आएगी या ऊपर जाएगी? ऊपर जाएगी। तो यदि एयर का तापमान बढ़ गया तो मेरी तरफ नहीं आकर के ऊपर जाएगी, यानी कि एयर से हमारा मतलब बॉडी ये नहीं हो रहा है, बल्कि रेडिएशन से हो रहा है, विकिरण से हो रहा है। माध्यम होना और माध्यम का उपयोग दोनों में अंतर है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेडिएशन की। अब जैसे हम टच किए, कौन सा एग्जाम्पल होगा? चेहरा गर्म हो गया, चालन हो गया, राइट। लंब दिशा में इसी हीटर के ऊपर जो वायु है वो गर्म होकर के ऊपर उठेगी और वो अपने ऊपर वाले परत को गर्म करती जाएगी। ये क्या हो गया? संवहन हो गया, राइट। और यही अगर क्षैतिज दिशा में ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम अभिवहन कहेंगे। क्लियर है? नहीं, हर एक के लिए नहीं चाहिए ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मीडियम नहीं चाहिए ना। तुम बोले क्या है बात? हे भगवान, मैं तो सोचा किसी और से भी हो रहा है। हर एक ऊर्जा के लिए थोड़ी होता है। जिस ऊर्जा को, जैसे साउंड एनर्जी है, इसको माध्यम चाहिए। वैक्यूम में, स्पेस में ये नहीं सुन पाएंगे। जैसे स्पेस में अगर हम हमारे बीच से एयर हटा दी जाए तो हम एक दूसरे को नहीं सुन पाएंगे, सिर्फ लिप्स हिलता हुआ दिखता रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जितने होते हैं उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है। तापमान का एक और प्रभाव होता है किरणों पे, कि यदि तापमान किसी भी वस्तु का ज्यादा हो और एक मतलब ठीक ठाक ज्यादा कम हो, तो जिसका ज्यादा होगा उससे विकिरित ऊर्जा की तरंग दैर्घ्य छोटी होगी, जो वेवलेंथ होगा वो छोटा होगा। हाँ, उल्टा होता है। अगर वेवलेंथ की हम बात करें तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता है तापमान के, टेम्परेचर ऑफ द रेडिएटिंग बॉडी, यानी कि विकिरण करने वाले पिंड की के तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/, ये होता है, यानी कि इसका तापमान ज्यादा होगा, बॉडी का तापमान ज्यादा होगा, तो तापमान ज्यादा है तो वेवलेंथ छोटा हो जाएगा, तापमान कम है तो वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा। अब सूरज की किरणें जो पृथ्वी की ओर आ रही हैं, सूरज का औसत तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो उससे विकिरित ऊर्जा जो होगी वो छोटी तरंगों में आएगी। जबकि पार्थिव विकिरण की हम बात करें तो औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस, और 15 और 60 और 70 का भी अंतर हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें विजिबल डिफरेंस नहीं आएगा तरंग दैर्घ्य में। ये इसके लिए 1000-2000 डिग्री सेल्सियस का तापमान का अंतर होना चाहिए। तो हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे 15 है वहाँ पे 40 है तो इसमें अंतर आ जाएगा, नहीं। अंतर, वेवलेंथ में अंतर आने के लिए 1000-1500-2000 डिग्री सेल्सियस का तापमान का अंतर होना चाहिए। तो हम इसमें विकिरण को यदि देखें हम, तो विकिरण 3 प्रकार के होते हैं। एक है सौर विकिरण, दूसरा है पार्थिव विकिरण, और तीसरा है प्रतिविकिरण।
वेवलेंथ जितना कम रहेगा उसको किसी भी पार्टिकल से पास करने के लिए उतना आसान होगा। हाँ, जैसे एक्सरे है, एक्सरे हम लोगों की बॉडी को आर पार कर जाती है, क्योंकि वेवलेंथ उसका छोटा है, बहुत छोटा है। सूरज की किरण पास नहीं कर पाती, इसीलिए शैडो बनाती है। एक्सरे शैडो नहीं बनाती जब तक उस पर कुछ ना कुछ मैकेनिक यूज नहीं करें, हम मशीन्स यूज नहीं करें तो वो नहीं करती है। और पहले भी बात कर चुके हैं कि वेवलेंथ का संबंध अगर लेमैन की तरह देखें हम, तो इसका मतलब है कि हम छोटी, पतली और मोटी किरण की बात कर रहे हैं, राइट। यानी कि यदि वेवलेंथ छोटा है तो वो किरण पतली है, और बड़ा है तो वो किरण मोटी है। तो पतली किरण को किसी भी वस्तु से पास करना अपेक्षाकृत आसान, मोटी किरण को पास करना डिफिकल्ट। तो पार्थिव विकिरण जो होगा वो लॉन्ग वेवलेंथ में है, तो इसका मतलब है मोटी है। तो यही होता है कि कई बार वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में बहुत प्रकार के कण पाए जा रहे हैं। अब अगर सूरज की किरणें बात करें तो इस कण से हो सकता है सूरज की किरणें पार करके यहां तक आ जाएं, लेकिन कई सारे ऐसे कण होंगे जो पार्थिव विकिरण की जो होगी यहाँ पे टकरा करके ऊपर ना जा करके फिर से इसको नीचे भेज दिया जाए। तो ये हो गया पार्थिव विकिरण, ये हो गया परती विकिरण, ये हो गया सौर विकिरण। पार्थिव विकिरण वायुमंडल के कणों से या अवयवों से टकरा करके जो ऊर्जा फिर से वापस भेज दी जाती है उसको हम परती विकिरण कहते हैं। हाँ, ज्यादा होता है, दिखाई वही ज्यादा दे, चूंकि वेवलेंथ हो गया तो बड़ी हो गई ना, तो बड़ी चीज दिखने में आसान होगी, पतली चीज दिखने में टफ होगा। यही वजह है कि सूरज के उगने से पहले और उगने के बाद आसमान लाल दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे जो विस्तृत ऊर्जा है वो कम है, तो इसलिए रेड दिखाई देता है। इसीलिए रेड जाइंट बोला जाता है, लाल दानव। लाल इसलिए बोला जाता है कि जब उसमें उष्मा का निष्कासन कम हो जाएगा तो लाल रंग जो है ज्यादा दिखाई देगा, जो वेवगॉयर वाला कॉन्सेप्ट, वायलेट से लेकर रेड तक। हरित गृह प्रभाव का कारण क्या होगा? परती विकिरण, राइट। यानी कि किसी भी क्षेत्र में यदि परती विकिरण की दर बढ़ गई तो धरातल का तापमान और धरातल के पास वायुमंडल का तापमान बढ़ जाएगा। अक्सर देखोगे कि बादल वाली रातें गर्म लगती हैं, कारण क्या है? परती विकिरण। क्योंकि जो पार्थिव विकिरण होता है बादल उसको उस पार नहीं जाने देता, बल्कि उसके कणों से टकरा करके वापस भेजता रहता है, तो तापमान अपेक्षाकृत ज्यादा रहता है, पृथ्वी को ठंडा नहीं होने देता है। नहीं, शब्द प्रति विकिरण किसके संबंध में बोला? वो रिफ्लेक्शन कहेंगे उसको काउंटर रेडिएशन नहीं कहेंगे हम। रिफ्लेक्ट हो गया तो अंदर नहीं आया। जो काउंटर रेडिएशन है या प्रति विकिरण है वो पार्थिव विकिरण के संबंध में है। और अगर सूरज की रोशनी अगर सपोज कीजिए किसी से टकरा के वापस चली गई, उसको हम परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। पृथ्वी जो विकिरण कर रही है उसको हम पार्थिव विकिरण, जैसे दिन के समय में क्या करता है? सौर ऊर्जा की प्राप्ति करता है, और रात के समय में ये रेडिएट करता है, तो वो पार्थिव विकिरण होगा, वो प्रति विकिरण हो गया। जो पृथ्वी के द्वारा ऊष्मा वायुमंडल या स्पेस में भेजी जाती है उसको हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। नहीं, जैसे टकरा के वापिस आई, जो परावर्तन हो गया वो लघु नहीं होगा कहीं से भी। वो टकराने के बाद वापिस है, हाँ, कितने वक्त तो लघु, टकरा के जैसे वापिस गई तो वो बहुत सारे ऐसे कण होते हैं जो सूरज की रोशनी को भी नहीं आने देंगे। जैसे बादल बिल्कुल नहीं आने देता है धरातल पे। जब बादल छाया रहता है तो सूरज की रोशनी धरातल पे पहुंचती है तो क्या होता है उसके साथ? वापिस ही भेज जाता है, यानी कि उसको पूर्ण रूप से वो प्रवेश नहीं दे पाता है। बादल छाया हुआ है, सूरज की किरण धरातल पे नहीं आती है, राइट, फिर भी रोशनी रहती है, वो कहां से आती है? पार्थिव विकिरण प्रकाश नहीं देती है, ध्यान रखना।
वो विकिरण ऊर्जा का विकिरण करेगी, लेकिन वो लाइट जनरेट नहीं करती है। मुंह से हाथ हटा के बोलो, लास्ट वाला सुनाई नहीं दिया। एक पैसा नहीं आ पाता है। कुछ भी लाइट नहीं आ पाएगी बादल से थ्रू हो करके। स्पेशली जैसे जितना घना बादल होगा उतना नीचे अंधेरा ज्यादा होता है। इसका यह मतलब नहीं कि घना बादल जो है रोशनी को कम आने देता है, वो ज्यादा नहीं। सूर्य प्रकाश जो है पूरा का पूरा रोक लेगा, बादल रोक। प्रकाश तरंगे हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं, हमेशा। कहाँ से रिफ्लेक्ट किया? पृथ्वी से। तो रोशनी रिफ्लेक्ट करेगी पृथ्वी क्या? कोई मिरर थोड़े ही है। चलिए मजे लेते रहिए, सोच से आते हैं अभी हम। ये पता चल गया प्रति विकिरण, पार्थिव विकिरण। तो यदि अगर आता है कि बादल की रातें गर्म क्यों होती हैं, तो प्रति विकिरण की दर के कारण। हरित गृह प्रभाव प्रति विकिरण। प्रति विकिरण की दर जब भी बढ़ जाएगी तो धरातल का तापमान बढ़ जाएगा। यानी कि किसी भी अगर पिंड के तापमान में गिरावट आती है, सपोज कीजिए, तो इसका मतलब है कि वो ऊष्मा का स्थानांतरण कर रहा है, राइट। और ऊष्मा के स्थानांतरण का अगर कर रहा है कोई, तो उसकी दर क्या होगी, हम किस बात से निर्धारण करेंगे? तापीय प्रवणता से। तापीय प्रवणता का निर्धारण अगर लेमैन की तरह हम करें, तो जिस वस्तु का तापमान यदि बहुत ज्यादा होने की संभावना है, वो तापीय प्रवणता अधिक जनरेट कर देगा। सर्दी के दिनों में हीटर से या गर्म पानी से नहा के बाहर निकलिए, ठंड ज्यादा लगती है, कारण बताइए। तापीय प्रवणता किसके साथ बनती है? वायुमंडल के साथ। ब्यूटीफुल। जब हम हीटर से गर्म होकर के बाहर निकलते हैं तो बॉडी का तापमान सामान्य से क्या होता है? ज्यादा होता है। और वायुमंडल का तापमान, तो इन दोनों की तापीय प्रवणता बढ़ गई तो आपके बॉडी से उष्मा का निष्कासन की दर बढ़ गई, तो आप ज्यादा ठंड फील करते हैं। तो कई बार ये सजेस्ट भी किया जाता है कि अगर मॉर्निंग में आप जा रहे हैं तो हीटर उटर से गर्म होके मत जाइए। ठंडे पानी से तो कई बार नहीं नहा सकते हैं, लेकिन फिर भी यह है कि जब बॉडी थोड़ी देर वेट करके बॉडी को एनवायरमेंटल क्लाइमेट के कंटेक्स्ट में ले आइए, उसके बाद फिर जाइए आप। ठीक है। अब आता है पृथ्वी पे ऊष्मा के स्रोत। कौन कौन से हैं ऊष्मा के स्रोत? सबसे बड़ा क्या होगा? सौर प्रकाश। इसके अलावा भी कुछ होगा? सब वही हो गया ना, सौर प्रकाश ही स्रोत हुआ ना। हाँ, एक हुआ अंतर्जात बल। और ब्यूटीफुल मानवीय क्रियाएं जो है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है, फ्यूल बर्निंग है, या कुछ भी है, वो भी होता है। चौथा होता है, और कुछ है? हाँ, तो मानव जनित ही हो गया ना सब। चाहे वो मीथेन जलाइए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड संबंधी, या थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर, सोलर एनर्जी, जो भी ऊर्जा है तो मानव संबंधित हो गया। तो वो भी हो गया, वो मानव जनित ही होगा आमतौर पे। जंगल की आग में तो उसी में आ जाएगा ना, तो वो तो बहुत छोटी मात्रा हो जाएगी अगर ऊष्मा की करें।
चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल दो तरह से करता है, एक तो घर्षण उत्पन्न करता है संचलन के दौरान, और दूसरी चीज है कि वो आयतन को कम कर देता है। जैसे ये पता है कि कहीं भी अगर ऐसी जगह पे जाएं जहां पे दबाव कम है तो आपके नाक से खून निकलने लगता है, क्योंकि अंदर का प्रेशर अगर बाहर के प्रेशर से कम हो गया तो ब्लड आ जाता है। वो रोजी चीक्स होते हैं इसके माउंटेनस रीजन पे लोगों के, मतलब चेहरा गुलाबी होता है जो पहाड़ों पे रहते हैं। अब तुम लोग जो सांवले हो चल मत देना वहां पे, कुछ दिनों में कुछ फर्क नहीं पड़ता है वैसे। राइट। तो उसका कारण यही है कि जब वायुदाब कम होता है तो उसमें उसका प्रभाव होता है कि बॉडी ज़्यादा रिलीज करती है वो चीज़, और उससे रोजी हो जाते हैं यहाँ पे। तो गुरुत्वाकर्षण बल वो है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल पर्पसेस की बात करते हैं तो बाकी तीनों जो है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फैक्टर जो है वो नगण्य माने जाते हैं, और अगर हल्का फल्का है भी तो वो स्थानिक होता है। जब हम वैश्विक इसकी बात करते हैं, वितरण की बात करते हैं, तो केवल और केवल सौर प्रकाश को हम स्रोत मान के करते हैं। राइट। अब अगर हम ये सूर्य ले लेते हैं, सूर्य का आकार बहुत ही बड़ा है पृथ्वी के संदर्भ में, तो यदि हम पृथ्वी वायुमंडल को हम एक पिंड मान लें, तो पृथ्वी वायुमंडल पे सौर प्रकाश की मात्रा जो होगी वो छोटी किरणों में आएगी। यदि इसका आकार बड़ा होता तो सौर प्रकाश की मात्रा बड़ी होगी। ट्रू और फॉल्स? कोई अंतर नहीं होता। चलिए हम इसको बड़ा कर देते हैं। कैसे अंतर नहीं होगा? सबसे बड़ा कारण तो साइज ही है। पूरा बिहारी है एकदम। मतलब गलती को एक्सेप्ट नहीं करना है। नहीं, समझ गए? हम भी समझ गए। हम तुम्हारे नस नस को समझते हैं। बाहर निकालो उस बिहारी को अपने अंदर से। नहीं, मैं सीरियसली बोल रहा। मुझे इंटरव्यू में सबसे ज्यादा दिक्कत बिहारी होने की वजह से हुई थी। दोनों बार की हम बात बता रहे हैं, क्योंकि एक हम हालांकि था नहीं, लेकिन वो एरोगेंस दिखा मेरे अंदर। क्योंकि जो कंटेंट वो पूछे थे, कंटेंट का स्टैंडर्ड यकीन मानो बहुत ऊपर था, लेकिन डिलीवरी बहुत पुअर थी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि निकालो अपने अंदर से उस बिहारी को, बहुत दिक्कत होगी भविष्य में। और मुझे बहुत समय लगा। नहीं, समय नहीं, कॉन्शियसली निकालना पड़ेगा। मैं अब तक निकाल चुका, नहीं निकलता है, नहीं निकलता। ये गलतफहमी मेरे अंदर भी थी। हम मॉक इंटरव्यू कहीं भी देते थे तो 250, 240, 230 से कोई कम नहीं देता था हमको, क्योंकि मॉक इंटरव्यू में परफॉर्मेंस एंजाइटी नहीं होती है। तो उसी गलतफहमी में रह गए कि हम वहां पे भी सिविलिटी ले आएंगे, लेकिन वहां पे आपको खोद देता है। मतलब वो जैसा होता है ना कि तराही तराही मचा देने वाली बात होती है। इंटरव्यू में पता भी नहीं चलेगा आपको और वो खोद देगा आपको। 5 बंदे होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाले होते हैं। जब हम मॉक लेना खुद शुरू किए तब हमको एहसास हुआ इस चीज का कि हम क्या गलती किए थे वहां पे। इसलिए निकालो अपने अंदर के बिहारी को। और एक अच्छे पर्सनालिटी की पहचान है कि अगर गलती हो जाए तो सबसे पहले, हाँ, ईगो दुनिया में अगर किसी पर्सनालिटी की बात की सबसे खराब चीज होती है, जो आपकी उत्पादकता को घटा देता है। काफी है इतना? हाँ, तो बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे तुम लोग मेंस लिखो ना, उसके बाद तो फिर आना ही पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन वो इंटरव्यू में इस गलतफहमी से बिल्कुल निकल जाओ कि तुम इंटरव्यू के समय में, मेंस के बाद 4 महीने में तैयारी कर पाओगे, जीवन भर नहीं कर पाओगे। ये ध्यान रखो। पर्सनालिटी तुम्हारी डे टू डे इम्प्रूव होती है, और वो अभी से सबसे पहले, जैसे होता है ना कि अगर एक बात पूछें कि सबसे पहले प्रीलिम्स तैयारी शुरू करें या मेंस की करें या इंटरव्यू करें, तो मेंस प्रीलिम्स फिर इंटरव्यू, प्रीलिम्स मेंस फिर इंटरव्यू, इंटरव्यू मेंस प्रीलिम्स, क्या ऑर्डर होना चाहिए?
सबसे पहली तैयारी इंटरव्यू की होती है। जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह से दोस्तों से मिलते हैं, जिस तरह से लोगों से मिलते हैं, वो सारा इंटरव्यू का भाग है। और वो किसी गलतफहमी में मत रहना कि हम 2-3 महीने में इम्प्रूव कर लेंगे, क्योंकि वो नॉलेज होगा लेकिन वहाँ पे पानी निकलने लगेगा। और लिटरली बता रहे हैं कि चूंकि परफॉर्मेंस की बात होती है, अभी लग रहा होगा धीमा या कोई छोटी चीज़, उस समय डू और डाई की बात होती है कि 4 दिन बाद आप एक IPS की टोपी लगा के घूमने वाले हैं और वो सपना और ये इंटरव्यू बीच में पड़ा हुआ है। तो जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी होती है खून निकाल लेगा आपका वहाँ पे। ज़रा सा गड़बड़ हुआ तो और डिप्रेशन में चले जाएंगे आप, और उस समय में आपकी असली पर्सनैलिटी जो है हाँ निकल के आ जाती है बाहर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डॉज कर देते हैं, लेकिन डॉज करने के लिए भी सीखना पड़ेगा। तो यदि आकार बड़ा हो तो सौर प्रकाश की मात्रा, तो पृथ्वी के किस सौर मंडल के किस ग्रह में सबसे अधिक मात्रा की प्राप्ति होगी? सौर प्रकाश की अधिकतम मात्रा पृथ्वी के किस ग्रह को प्राप्त होती होगी? एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब इस पे हम आते हैं कि अब दूसरा चीज पृथ्वी पे ही आ जाते हैं। यदि हम पृथ्वी के ऊपर प्रतिदिन सौर प्रकाश की मात्रा की बात करें तो सालों भर लगभग स्थिर रहेगा। ट्रू और फॉल्स? अब फिर से वही प्रश्न वापस आता है कि सौर प्रकाश की मात्रा किसी भी पिंड पर किस बात पर निर्भर करेगी? पहला तो आकार है और दूसरा दूरी। दूरी अगर बढ़ता जाएगा तो प्रति इकाई क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। तो लेकिन मुख्य रूप से आकार है, और पृथ्वी की दूरी में परिवर्तन है लेकिन बहुत ही ग्रेजुअल है, धीरे धीरे है, बहुत ही धीरे धीरे परिवर्तन है। अगर हम दोनों एक्सट्रीम्स को देखेंगे तो ठीक ठाक है, लेकिन 150 मिलियन किलोमीटर में 6 मिलियन किलोमीटर का अंतर बहुत बड़ा नहीं होता, और वो भी डेली बेसिस बहुत स्लो होता है। तो प्रतिदिन यदि देखें तो सौर प्रकाश की मात्रा पृथ्वी वायुमंडल को सामूहिक रूप से एक तंत्र के रूप में जो प्राप्त होती है वो स्थिर रहती है, जिसे हम सौर स्थिरांक कहते हैं। लिख लीजिए, सौर स्थिरांक पृथ्वी वायुमंडल को पृथ्वी वायुमंडलीय तंत्र को प्रतिदिन सौर प्रकाश की मात्रा लगभग स्थिर रहती है, जिसे हम सौर स्थिरांक कहते हैं। इसका मान जो होता है 1.94 लैंगले होता है। लैंगले इकाई है सौर प्रकाश की मात्रा को नापने का। 1.94 लैंगले, कई बार राउंड फिगर में 2 भी दिया जाता है इसको, लेकिन प्रिसाइजली ये 1.94 है। एक लैंगले बराबर होता है 1 किलो कैलोरी प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वायुमंडल के ऊपरी परत की बात है कि पृथ्वी वायुमंडल एज ए सिंगल एंटिटी, एक इकाई के रूप में जो ऊष्मा की प्राप्ति करता है वो स्थिर रहता है। लेकिन जैसे ही वायुमंडल में सूरज की किरणें प्रवेश करेंगी, उस पर वायुमंडल के कण अलग अलग तरह से उस पर प्रभाव डालेंगे।
वो 4 विधियां हैं जिससे वायुमंडलीय कण जो है सौर प्रकाश को रिस्पॉन्ड करते हैं। पहला है परावर्तन, रिफ्लेक्शन। दूसरा है परकिरणन। तीसरा है विसरण। और चौथा है अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। अवशोषण और परावर्तन आराम से समझते हैं हम कि किसी भी कण पे अब जैसे किरणें आती हैं तो किरणें कई प्रकार के वेवलेंथ की भी होती हैं इसमें। अब सपोज कीजिए कोई किरण आई, यहाँ पे पड़ी, वापस भेज दिया गया, इसको हम परावर्तन बोलते हैं। कुछ भाग इसका यहाँ पे रिटेन कर लिया गया, उसको हम, लेकिन सारा का सारा अवशोषण संभव नहीं है, तो कुछ भाग अवशोषण होगा, कुछ ये होगा। अब आता है परकिरणन और विसरण। ये दोनों जब सूरज की किरणें किसी सॉलिड पदार्थ से तिरछी ओर भेजी जाती हैं तो उसको हम एक केस में विसरण बोलते हैं, एक में परकिरणन बोलते हैं। लेकिन ज्योग्राफी में दोनों समान है, फिजिक्स में थोड़ा डिफरेंट है, ज्योग्राफी में समान है। यानी कि जब किरण तिरछी दिशा में कण के कारण संचलित होती है या विक्षेपित हो जाती है, उसको हम ये बोलते हैं विसरण या परकिरणन। इसी तिरछी दिशा में जाने वाली कुछ भाग, इसका कुछ भाग पृथ्वी की ओर आता है, जिसे हम विसरित दिवा प्रकाश बोलते हैं। हाँ, विसरित दिवा प्रकाश बादल नहीं आने देता है। जैसे ये बादल हो गया तो ये नहीं आने देगा आपको किरण को ऐसे, लेकिन ये जो किरण आ रही है वायुमंडल में पड़ करके ये इधर आ सकती है, ये किरण जो आ रही है पड़ करके ये इधर आ सकती है। इस प्रकार से रोशनी मिलती है। सूरज के उगने से पहले और सूरज के डूबने के बाद काफी देर तक, लगभग 45 मिनट, 1 घंटा तक लाइट रहता है, राइट? तो उसको हम बोल रहे हैं विसरित दिवा प्रकाश। चूंकि सूरज की किरणें हमेशा सीधी रेखा में चलती हैं, तो कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो वो नहीं पहुंचेगी, कहीं पे प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंच रही है तो उसको नहीं आना चाहिए। लेकिन उसमें होता क्या है कि वो अप्रत्यक्ष रोशनी है। जैसे सपोज कीजिए कि हम ये मान लेते हैं यहाँ पे, राइट? अब ये एक बिंदु ले लेते हैं जो फिलहाल आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसमें सुबह होने वाली है। सपोज कीजिए कि इसमें सुबह होने वाली है, राइट? ये घूम करके चांद के सूरज के नीचे आने वाला है, लेकिन अभी इसमें रोशनी कहाँ से आ गई, जबकि सूरज की किरणें यहीं पर अटक रही है। विसरित दिवा प्रकाश होता क्या होता है कि इसके ऊपर वायुमंडल है, तो सूरज की किरणें यहाँ तो नहीं पहुंच रही, लेकिन यहाँ तो आ ही रही है ना, इस तरफ सारी जगह पे आ रही है। तो यहाँ जो वायुमंडल के कणों से टकराएगी तो टकरा के कुछ इधर जाएगी और कुछ इधर आएगी। तो जो पृथ्वी की ओर आती है उसको हम विसरित दिवा प्रकाश बोलते हैं। और विसरित दिवा प्रकाश ही जैसे डार्कनेस या छाए के नीचे जो है वो रोशनी का कारण बनता है। क्लियर है? अब यदि हम एक स्टेटमेंट पास करें कि यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पे दिन की लंबाई कम छोटी होती। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर दिन की लंबाई छोटी होती। अगर पृथ्वी पे वायुमंडल नहीं होता तो विसरण नहीं होता, विसरित दिवा प्रकाश नहीं होता,
तो जब सूरज की किरण प्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर आती तभी लाइट आती, बाकी लाइट। तो पीछे आगे जो लाइट आ रही है वो किस कारण है? वायुमंडल के कारण है। तो यदि वायुमंडल नहीं होता तो दिन की लंबाई एग्जैक्ट सूरज की प्रत्यक्ष रोशनी से आने, किरण से आने से जाने तक सीमित होती, लेकिन थोड़ा सा विंडो मिल जाता है बड़ा, यानी कि दिन की लंबाई किसी भी स्थान पे बड़ी होती है चूंकि वायुमंडल है। यानी कि मरकरी पे अगर वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण देखें तो केवल प्रत्यक्ष किरण से ही जो दिन की लंबाई का स्थापना होती होगी और स्थिति का निर्धारण होता होगा, बाकी विसरित दिवा प्रकाश नहीं होता होगा। क्लियर है? नहीं नहीं, वो तो दूसरी चीज है। अरोरा जो है वो चुंबकीय स्टॉर्म है, मैग्नेटिक स्टॉर्म है सूरज के द्वारा, उसको ऑरोराज बोलते हैं, जो रिफ्लेक्ट डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स जनरेट करता है। ऑरोरा एक प्रक्रम है, हम दूसरी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो ध्रुवों के ऊपर उत्पन्न होता है। अब आता है सौर प्रकाश को, सौर प्रकाश के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। लिख लीजिए इसको, सौर प्रकाश के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला होगा आपतित कोण। कोण आपतन कोण होता है ना, उसी को आपतन कोण ही कह सकते हैं या आपतित कोण। सूरज की किरणें जो पृथ्वी के धरातल से कोण बनाती है उसको हम आपतन कोण कहते हैं। राइट? किरणें अलग अलग कोण बनाती हैं, कारण ब्यूटीफुल, पृथ्वी गोल है या चापीय आकृति है, चापीय आकृति के कारण कोण अलग अलग होता है। राइट? जो लंबवत से न्यून कोण तक आ सकता है। अब देखोगे इसमें कैसे फर्क पड़ेगा इसमें। जब किरण लंबवत होती है तो उसमें प्रति इकाई क्षेत्रफल जो वो सर्व करता है वो छोटा होता है, और जब किरण छोटे कोण बना करके आती है तो प्रति इकाई क्षेत्रफल बड़ा होता जाता है। एक यूनिट को हम यहाँ पे भी लिए हैं, एक यूनिट को वहां पे लिए हैं, तो यहाँ पे क्षेत्रीय विस्तार जो होता है प्रति इकाई किरण ज्यादा होता है और लंबवत कोण में कम होता है। तो ऑब्वियसली प्रति इकाई ऊर्जा की मात्रा अधिक होती तो ऊष्मा की तीव्रता भी, तापमान अधिक हो जाएगा। दूसरा कारण है ये, पहला कारण है कोण में परिवर्तन के साथ प्रति इकाई क्षेत्र में ऊष्मा में परिवर्तन होता है। दूसरा कारण है कोण में परिवर्तन के साथ वायुमंडल की गहराई में परिवर्तन होता है। जिससे वायुमंडल में ऊष्मा का ह्रास अधिक होता है। यदि लंबा हो वायुमंडल, यहाँ पे देख लीजिए वायुमंडल कितना लंबा से इसको पार करना पड़ रहा है, और यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, and all that।
तो जब किसी क्षेत्र में वायुमंडल की गहराई अधिक होगी तो वायुमंडल में ऊष्मा का लॉस जो होगा, लॉस ऑफ एनर्जी जो होगा वो ज्यादा हो जाएगा, तो यानी कि धरातल पे कम पहुंचेगा। अब इन दोनों सामूहिक कारणों से लंबवत किरणें तापमान के संदर्भ में ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं बनिस्बत न्यून कोण के। इन किरणों का निर्धारण किससे हो रहा है? अक्षांश से, राइट। यही कारण है कि अक्षांश सबसे बड़ा फैक्टर है जब हम तापमान की बात करेंगे तब। जैसे तापमान को प्रभावित करने वाले अगर कारक की बात करें तो सबसे बड़ा कारक क्या होगा? अक्षांश होगा, सौर ताप नहीं होगा। विषुवत रेखा पर ज्यादा नहीं होती है गर्मी, वहां पे वहां का औसत तापमान काफी कम होता है, 21 से 26 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन आर्द्रता बहुत होती है। और जब आर्द्रता होती है तो गर्मी ज्यादा लगती है। क्यों ज्यादा लगती है? हाँ सही है, सही है। नहीं नहीं, आप आगे मत बोलो। जब आर्द्रता अधिक होती है तो गर्मी ज्यादा क्यों लगती है? नहीं, वायु में यदि आर्द्रता ज्यादा रहेगी तो उसके नमी के ढोने की शक्ति क्या होगी? कम होगी। तो आपके अंदर जो पसीना निकलता है उसको वो इवेपोरेट नहीं कर पाता है, वाष्पीकृत नहीं कर पाता है। तो कूलिंग जो फीलिंग है, वाष्पीकरण से कूलिंग इफेक्ट है, तो कूलिंग नहीं होता है और पर्सपिरेशन फील करते हैं आप, डिहाइड्रेशन फील करते हैं आप। ये कारण है सिंपल सा। बरसात के दिनों में देखो ज्यादा सफोकेशन लगेगा। अभी के 40 डिग्री सेल्सियस तापमान अगर बरसात के बाद का हो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, जबकि बरसात के 30 डिग्री सेल्सियस तापमान से आर्द्रता में वृद्धि के साथ होती है। जब हम पंखा चलाते हैं तो क्या होता है? वही करता है, चूंकि हवा जो भेजता है तो हवा इवेपोरेट करता है पसीने को, इवेपोरेशन करता है तो कूलिंग इफेक्ट आता है, तो आप थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं। हाँ, कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, क्या बोलना चाह, क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हो हमको? पानी नहीं छूटता है। हाँ हाँ हाँ, वो सही है वही कि जो कि वायुमंडलीय वायु में आर्द्रता ज्यादा है तो उसको तुम्हारे बदन से आर्द्रता लेने की शक्ति कम है, तो जो तुम्हारे बदन से आर्द्रता छूटी उसको नहीं ले पाता, वो अटका रहता है इसी में। तो जो पोर्स होते हैं वो बंद हो जाता है। अब पूरी बायोलॉजी में उसमें नहीं जाते, सिंपली ये है कि आर्द्रता अधिक रहेगी तो गड़बड़ लगता है, पर्सपिरेशन होता है, सफोकेशन होता है और आप जल्दी थक जाते हैं, तो लेबर प्रोडक्टिविटी कम होगी। दूसरा लिखिए, दूसरा फैक्टर, दिन रात की लंबाई। दिन रात की लंबाई ध्रुव से ध्रुव की ओर घटती जाती है दिन रात की लंबाई। घटती जाएगी या बढ़ती जाएगी? बढ़ेगी, घटेगी भी। जैसे हम अभी के समय में, आज के समय में कौन सा तारीख है वो, मान लो हम 20 दिसंबर की बात कर रहे हैं, तो 20 दिसंबर से यदि हम दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आ रहे हैं तो दिन की लंबाई निरंतर घटती जाएगी, और इधर से उधर जाएंगे हम तो दिन की लंबाई बढ़ती जाएगी। तो एक दिशा में घटती जा रही है, इस दिशा में बढ़ती जा रही है। रात की लंबाई यदि हम बोलें तो दक्षिणी ध्रुव से इधर निरंतर बढ़ती जाएगी। यही कारण है कि विषुवत रेखा के आसपास अक्सर जो दिन की लंबाई होती है वो 12 घंटे के आसपास होती है। ये हम बात कर चुके हैं, पहले कर चुके हैं।
कि हर एक अक्षांश पे दिन की लंबाई वार्षिक स्तर पे क्या होती है, 6 महीने दिन 6 महीने रात की होती है, लेकिन उसका दैनिक स्तर पे परिवर्तन होता है। और इसका निर्धारण किससे हो रहा है, दैनिक स्तर से हो रहा है। तो अधिकतम मात्रा किस क्षेत्र में होगी, ध्रुव पे होगी। सौर प्रकाश की अधिकतम मात्रा ध्रुव पे होगी, ये लिख लीजिए। और न्यूनतम मात्रा भी किसी दिए गए दिन में ध्रुव पे ही होगी। उसमें अगर शायद प्रीलिम्स में ये प्रश्न बना दे तो ये ध्यान रखिएगा कि डेट कौन सा बता रहा है। अगर वो लंबवत किरण मकर रेखा के आसपास है तो वो दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, और कर्क रेखा के आसपास है तो ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखिए, वायुमंडलीय पारगम्यता। पारगम्यता, एटमॉस्फेरिक ट्रांसपेरेंसी। कौन सी गहराई, वो दिखा है कि जैसे किरण, जैसे सपोज कीजिए कि ये है, अब तुम अपने हेड को सन मान लो, ठीक है, तो ये है वायुमंडल की गहराई, लगभग बराबर है चारों तरफ। अब इसमें अगर तुम जैसे देखो कि लंबवत आ रही है तो इतना ही वायुमंडल है, यहाँ पे भी इधर से इतना ही होगा, इधर से इतना होगा, लेकिन इधर से जो किरण जाएगी वो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा वायुमंडल। उसको यहीं से आरंभ हो जाएगा वायुमंडल और यहाँ पे जाकर के वो लंबा वायुमंडल। जबकि यहाँ पे मान लो कि इतना ही ब्लैक वाला जो पोर्शन है ये वायुमंडल की ऊंचाई है, तो हर जगह वायुमंडल की ऊंचाई इतनी ही होगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन यहाँ पे वायुमंडल यहीं से शुरू हो जा रहा है, यहाँ पे वायुमंडल इतना है, तो जब लंबवत किरण होगी तो इतने वायुमंडल को पार करेगी, लेकिन यहाँ से जब होगा तो इस वायुमंडल से ही शुरू हो जाएगा इसका, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक वायुमंडल मिलेगा इसको। तो जब छोटा कोण बनाएगी तो वायुमंडल की मोटाई अधिक पार करनी पड़ेगी, और जब जितना वायुमंडल की मोटाई बढ़ती जाएगी तो उसमें आप परिकिरणन, विसरण, रिफ्लेक्शन सब बढ़ता जाएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए, लिखा वायुमंडलीय पारगम्यता। इसको समझ रहे हैं हम कि यदि किसी समय में या किसी क्षेत्र में धूल कण ज्यादा हो, वायुमंडलीय विक्षोभ ज्यादा हो या बादल ज्यादा छाए जाते हों तो वहां पे सौर प्रकाश की मात्रा कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पृथ्वी तथा सूरज के बीच की दूरी। हालांकि दैनिक स्तर पर बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन वार्षिक स्तर पर 7% का अंतर आता है अपसौर और उपसौर में। यह हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सौर कलंक। सौर कलंक की बारंबारता। फ्रीक्वेंसी ऑफ सनस्पॉट। सौर कलंक क्या होता है, बेसिकली एक धब्बा है, जैसे चांद में ही धब्बा देखे थे अब सूरज में भी धब्बा देख लीजिए। तो कलंक का अर्थ होता है, लिख ही लो थोड़ा सा, क्योंकि ये पॉइंट जनरली एनसीईआरटी वगैरह में डिटेल में नहीं लिखा हुआ है, कि सूरज के किसी भाग विशेष में तापमान अपने आसपास के तापमान से 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस कम होता है। पंद्रह सौ से 2000 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो उसकी चमक को धीमा कर देता है। सॉरी, नहीं, धब्बा दिखता है वो, चूंकि रेडिश दूसरी तरह से होगा, वो अभी बताते हैं। चमक को धीमा कर देता है और वो एक धब्बे के रूप में दिखाई देता है।
जिसे हम सौर कलंक कहते हैं। ऐसा आंशिक विस्फोट के बाद क्षतिपूर्ति के लिए संलयन की दर में कमी से होता है। इसका सामूहिक परिणाम तापमान में वृद्धि करना है। अर्थात सौर कलंक की बारंबारता में अंतर वैश्विक तापीकरण तथा शीतलन का एक प्राकृतिक कारण है। वैश्विक तापीकरण तथा शीतलन का एक प्राकृतिक कारण है। एक कारण क्या था वैश्विक तापीकरण का, जो हम लोग पहले पढ़े थे? अक्षीय झुकाव में अंतर। और दूसरा है ये सौर कलंक की बारंबारता में अंतर। अब ये क्या होता है, जैसे सपोज करो कि ये एक क्षेत्र ले लेते हैं हम, यहाँ पे 2-2000 वाट का बल्ब यहाँ से वहाँ तक लगा हुआ है। अब मान लो कि बीच में कोई एक बल्ब है जो 500 या 700 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है, 500 या 700 वाट दिखा रहा है। तो जब दूर से देखोगे तो वो बल्ब नहीं दिखाई देगा, जबकि वो जल रहा है। लेकिन चूंकि सराउंडिंग एरिया इतना ज़्यादा चमकीला है कि वो एक धब्बे के रूप में दिखाई देगा। इसको हम सौर कलंक कहते हैं। ठीक है। अब सौर कलंक का निर्माण कैसे होता है? तो आंशिक विस्फोट का मतलब क्या हुआ? विस्फोट, किसी भी तारे में विस्फोट का मतलब क्या हुआ कि संलयन की दर बढ़ जाती है। तो जब संलयन की दर बढ़ गई आंशिक विस्फोट के बाद, फिर क्या करेगा वो? उसको क्षतिपूर्ति करने के लिए संलयन की दर को कम कर देता है। परिणाम स्वरूप वहां से जो उत्सर्जन होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जब इसके सामूहिक परिणाम को देखेंगे तो ये तापीकरण, चूंकि जो विस्फोट होता है तो उस समय में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है, और बाद में थोड़ा कम भी हुआ तो वो कंपनसेटरी फैक्टर के साथ तापमान में थोड़ी वृद्धि कर देता है। बारंबारता बढ़ गई, वैश्विक तापीकरण के सूचक घट गई, वैश्विक शीतलन का सूचक। क्लियर है? नहीं, विस्फोट जो हुआ तो विस्फोट को, जैसे सपोज करो तुम्हारे पास 20,000 रुपया पर मंथ आता है घर से, फिक्स है। अब बाबूजी एकदम पुराने ख्याल के आदमी हैं, मम्मी कोई सपोर्ट करने वाली नहीं है, दोस्त कोई उधार देने वाला नहीं है, यानी कि तुमको कुछ ही सूरत में 20,000 में ही काम चलाना है। अब मान लो तुमको मन कर गया कि इस बार जो है दोस्तों के साथ गए और रिबॉक में बहुत ज़्यादा सेल था, 5,000 का जूता खरीद लिए। वो बजट में तो था नहीं तुम्हारे, तो अगले पूरे महीने में क्या करोगे? फिर 15,000 में ही काम चलाना है। बाकी मकान मालिक का तो फिक्स ही है, कुछ चीज़ें फिक्स होंगी, तो खर्चा कहाँ से काटोगे? अपने ही खर्चे से काटोगे। तो खर्चे में कटौती करनी पड़ेगी पूरे महीने जीने के लिए। वही चीज़ वहाँ पे हो रहा है कि जो संलयन की दर बहुत तेज़ हो जाती है। तो सपोज कीजिए कि नॉर्मली एक इतने से क्षेत्र से 5,000 हाइड्रोजन जो है 2,500 हीलियम में परिवर्तित होता है, लेकिन अचानक हो गया 2 लाख, 1 लाख में हो गया, तो बाद में क्या करेगा वो पूरा क्षेत्र, संलयन की दर वहाँ पे थोड़ी कम हो जाती है। क्यों होती है आज तक पता नहीं है। तो वो कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है, खर्चे की कटौती एक तरह समझ लीजिए।
बताइए। तो ऊर्जा की प्राप्ति बहुत ज्यादा हो गई, तो पहले ही तापमान क्या हो गया, उठ गया। उसके बाद थोड़ा कम कम भी आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो बिहारी स्टाइल में समझाते हैं तुमको। 10 kg का एक पत्थर है, उसको 10 टुकड़े बना करके दीवार पे मार करके गड्ढा बनाना है। एक बच्चे ने क्या किया, एक पहला वाला 5 kg का बना लिया और बाकी 5 kg को 9 भाग में बांट करके गड्ढा बनाया। तो पहला 5 kg से तोड़ दिया, उसके बाद धीरे धीरे 1-1 kg को उतने ही जोर से मारा, क्या जितना भी बच गया। और एक बच्चे ने क्या किया, 10 kg है, 10 भाग में बांट करके गड्ढा बनाया। गड्ढा किसका ज्यादा बड़ा होगा? 5 kg का जिसने एक बनाया, वही समझ लो वो तापमान का प्रभाव है। समझ में आ गया? अब आते हैं, एक शब्द होता है एल्बिडो। कोरोना किधर से बोल रहे हो? अच्छा सॉरी, कोरोना सूरज के ऊपरी भाग को, कोरोना जो है सूरज के ऊपरी भाग को, वायुमंडल को क्या बोलते हैं? सूरज के वायुमंडल को क्रोमोस्फेयर बोलते हैं, सरफेस को, और कोरोना बोलते हैं वायुमंडल को। राइट, तो जो बनता है वो सरफेस पे बनता है, सूरज के सरफेस। जो वायुमंडल है उसी से जो कई बार मैग्नेटिक स्टॉर्म्स निकलती है, जिसको सोलर फ्लेयर्स भी बोलते हैं। और जो उसी का एक रूप है मैग्नेटिक स्टॉर्म, जिसको चुंबकीय आप स्टॉर्म कह सकते हैं। वो अरोरा बोरियलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस इस पे लाता है। जो पृथ्वी के चुंबकीय जो फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड, वो पोलर्स पे ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे कभी देखा है उसको वीडियोस वगैरह में? मतलब ऐसा लगेगा कि वहाँ पे किसी राजा महाराजा की शादी हो रही है ऊपर वाले के यहाँ। इतना ब्यूटीफुल कलर और कलर का गेम है कि मत पूछिए। नॉर्वे का जो विजिटिंग है, जो ये है विजिटर्स है या टूरिस्ट है, वो 80% इसी वजह से होता है, अरोरा बोरियलिस देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि नॉर्वे वहाँ से क्लोजेस्ट है और पूरा दिखता है वहाँ से। आते हैं एल्बिडो पे। हाँ, कम होगा तो शीतलन। अभी क्या है, अभी साइकिल 11 साल का है कि पृथ्वी के संदर्भ में हर 11 साल के बाद सौर कलंक आता है। यानी कि 100 साल में कितनी बार आया? 9 बार आया। तो अगर 9 बार से 10 बार होना शुरू हो गया 100 साल में, तो 10 साल हो गया इसका चक्र। तो 10 बार या 11 बार हो गया, तो इसका मतलब है तापमान 100 साल में बढ़ जाएगा। राइट। कई बार सुने होंगे कि इस वर्ष का तापमान पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। कभी ये नहीं सुने होंगे कि पिछले मानव के इतिहास का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सुनोगे 30 साल से ऐसा तापमान नहीं आया है, 200 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया इस बार। या 200 साल भी कभी नहीं सुनेंगे, 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा, 60 साल का, 30 साल का, 40 साल का, ऐसे। इसका मतलब है 40 साल पहले भी वो तापमान था और अभी वो तापमान आया। तो ये सब उन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से होता है कि जो सौर कलंक वाला वर्ष होता है उस साल थोड़ा सा तापमान अधिक होगा और आगे पीछे थोड़ा तापमान कम हो जाएगा। सौर कलंक है, सोलर फ्लेयर्स है, या फिर बाह्यमंडल में जो अन्य सौर मंडल में उसमें से जो प्रभाव पड़ेगा गैलेक्टिक मूवमेंट में, उसका भी होता है। इमेजिन करो अचानक गैलेक्टिक मूवमेंट में चलते हुए सौर मंडल किसी ऐसे ब्लैक होल के पास पहुंच गया कि वो दानव निकला और पूरा सूरज को ही अपने अंदर खींच लिया। और ये हंसने की बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल संभव है। किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। उस दिन सारे लोग हवा में तैरते हुए नजर आएंगे और बोलेंगे सर पढ़ाए थे, लगता है यही ब्लैक होल है हम लोग जो जा रहे हैं। हाँ, सब कुछ दिखाई देगा, एक समय लेगा उसमें, हो सकता है 3-4 महीना लग जाए पूरा खींचने में इसको सूरज। पूरा साइंटिस्ट वैज्ञानिक कम्युनिटी रिसर्च कर।
नहीं तो वो उस दूर भी बहुत रहेगा ना। वो अगर वो खींच लिया एक बार सूरज को, तो सूरज भी तो अपना ये करेगा ना भाई, प्रतिरोध करेगा। और अगर खींच लिया तो सूरज प्रतिरोध करता है। मान लो कि तुम बिल्कुल प्रतिरोध नहीं करो तो हम सट से खींच लें, लेकिन प्रतिरोध करो तो अगर हम ब्लैक होल भी हैं तो खींचने की दर क्या होगी, थोड़ी। तो हो सकता है कि वो 15 साल लग जाए, 20 साल लग जाए। वो जब जाते हुए करतेगा, जब जैसे ही समा गए उसके बाद तो पता ही नहीं चलेगा। एक ब्लैक होल के ऊपर अगर एक चुटकी मिट्टी उठाया जाए तो वो 9 टन के बराबर होता है वजन। एक चुटकी, जैसे एक चुटकी सिंदूर वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो वैसे ही अगर एक चुटकी उठाओगे तो 9 टन वजन होता है, सोचो। तो मतलब हम लोग जब वहां पे ब्लैक होल के भाग बन जाएंगे तो एक चुटकी बराबर भी चींटी बन जाएंगे बेसिकली। चींटी से भी छोटी हालत हो जाएगी हर एक व्यक्ति की, इतने छोटे हो जाएंगे हम लोग। लेकिन मतलब पता नहीं, अलग ये है मत। वैसी आकस्मिक मौत मुझे जैसे सपने में लगती है कि ऐसा मौत हो, पता चल रहा है कि हम लोग जाएंगे, टकराएंगे, तो सच हो रहा है और मर गए। खुशी तो नहीं है होगा लेकिन ये है कि मजा आएगा वैसा, मतलब से। मेरा एक शेर है खुद के लिए कि जिंदगी तो क्या ही गुजरी बस दिन गुजार के। जिंदगी तो क्या ही गुजरी, जैसे मतलब कमिंग फ्रॉम क्रिकेट और रणजी ट्रॉफी और इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करना, यूपीएससी में भी ठीक ठाक लेवल पे, तो एक सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कई बार। तो जिंदगी तो क्या ही गुजरी बस दिन गुजार के, अब सोचता है अनवर मेरी मौत खास होगी। यानी कि वैसे कुछ तो हुआ नहीं जीवन में, लगता है शायद जब मरेंगे तो लोग उस मौत को याद रखेंगे। तो उम्मीद कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। हो सकता है ब्लैक होल से टकरा के मरे। नहीं, खुद की फीलिंग है ना, कोई बचने से थोड़ी मतलब, वो सेल्फ आराम से। यार पढ़ लो इसको, एल्बिडो पढ़ लो जब तक पता चलेगा हम लोग जनरेशन नहीं रहेगी हमारी। बाद में जो आएगा तो देखा जाएगा, वो अपना इंतजाम कर लेगा। वो उतना इंटेलिजेंट होगा, हो सकता है कि रास्ता डाइवर्ट कर दे वो, ब्लैक होल के लिए कुछ और रिपल्सिव पावर जनरेट कर दे, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दे, या फिर मर ही जाए। क्या फर्क पड़ता है, दुनिया में इंसान रह के कौन सा तोप चला दिया है। सारी उल्टी सीधी हरकतें तो यहीं पे किया है। नहीं रहेगा तो धरती पे कुछ और चीजें, अच्छे अच्छे जीव रह जाएंगे। चलिए एल्बिडो पढ़ते हैं। ये बहुत हद तक सही है यार। जैसे कहता है ना, जो सेव अर्थ, पृथ्वी को बचाइए, उस पर सिर्फ रोना आता है, दया आती है। वैसे आदमी से जो ये स्टेटमेंट बनाता है, पृथ्वी को बचाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने आप को बचाइए। जैसे प्रदूषण की दर ही की बात करें तो प्रदूषण की दर दिल्ली में अधिक है, तो पृथ्वी को क्या नुकसान होगा यार। पृथ्वी की तो इतनी कैपेसिटी है कि फिर से रीजनरेट कर लेगा कुछ भी चाहे। और पृथ्वी को वन की क्या जरूरत है, वन की जरूरत मानव को है। तो वो डिक्टम ही गलत है। अगर ये बताइए कि मानव बचाइए, सभ्यता बचाइए, सेव ह्यूमन, तो लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। सेव अर्थ, अरे यार हम अपनी खुद की जिंदगी बचा नहीं पाते हैं, हम अर्थ क्या सेव करें। ये बोले कि मानव की सभ्यता बचाइए। और सच्चाई है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है बहुत बड़े डेंजर पे है। कई सारे साइंटिस्ट प्रेडिक्ट किए हैं कि अगले 2.5 साल में ह्यूमन सिविलाइजेशन खत्म है। 250 साल में, हाँ 250 साल 2.5 साल में तो वो जी न्यूज वाला हो जाएगा 2012। मूवी का प्रचार करने के लिए कितना बेवकूफ बना दिया पूरी दुनिया को। वो था ना 2012 मूवी जो हॉलीवुड के थे, उसको प्रचार करने के लिए मतलब क्वेश्चन मार्क लगा के कि क्या 2012 में ये विपत्ति आने वाली। हाँ, इतना वो फैला दिया था। लेकिन अगर जी न्यूज को ये पता चल जाए कि मतलब 2012 में हो जाएगा, तो फिर वो खुद वहां एंकर बैठा नहीं रहता।
2012 था ना शायद, 2011 में यह हंगामा किया था कि 2012 में पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो वो खुद वहां बैठा रहता है क्या एंकर बताने के लिए? हाँ, बोलता है कि चलो कहीं और चलते हैं, कुछ करते हैं जिंदगी में, जो जो सपने बाकी रह गए हैं, या कुछ भी नहीं करते हैं, अब 1 साल तो जीना है, कुछ करने की जरूरत क्या है? कौन? हाँ, वैसा ही कुछ था शायद। अल्बिडो पढ़ लेते हैं, फिर हम घूम जाएंगे तो फिर घूमते ही रह जाएंगे, है ना। हम बहुत रोकते हैं अपने आप को कि तुमको ज्योग्राफी पढ़ा दें हम। पृथ्वी पर, पृथ्वी सौर मंडल, पृथ्वी सौर मंडल नहीं, वायुमंडल पर, पृथ्वी वायुमंडल पर आपतित प्रकाश ऊर्जा की मात्रा या प्राप्त उस प्रकाश ऊर्जा की मात्रा, प्राप्त प्रकाश ऊर्जा की मात्रा का वो भाग, जो पृथ्वी वायुमंडल में उपयोग लाए बिना ही, पृथ्वी वायुमंडल में उपयोग के बिना ही स्पेस में वापस कर दिया जाता है, स्पेस में वापस कर दिया जाता है, उसे हम पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। उसे हम पृथ्वी का एल्बिडो कहते हैं। अल्बिडो, हाँ, इंग्लिश वर्ड ही है, इसका हिंदी भी वही है, अल्बिडो या अल्बिडो। डॉ लिखना, ये रो हो गया या डॉ है? डॉ ही है, हाँ, वो नीचे लगाएंगे तब डॉ होगा, ठीक है। अल्बिडो कहते हैं, यानी कि जैसे जो भी पृथ्वी वायुमंडल ने जो सोलर एनर्जी को, सौर प्रकाश को, इसको इंसोलेशन बोलते हैं, सौर प्रकाश, तो वो जो प्राप्त किया तो सारा का सारा यूज नहीं होगा। जैसे हीटर के सामने हम बैठे हुए हैं तो जितनी भी किरणें मेरे बॉडी से टकराई, सारी की सारी का इस्तेमाल नहीं होगा, उसको वापस कर दिया जाएगा। तो वो भाग, कई बार लिखा रहेगा कि प्रावर्तन, जैसे बुक्स में जनरली प्रावर्तन लिखा रहता है, ये प्रावर्तन नहीं है बल्कि विसरण का भी वो भाग जो पृथ्वी की ओर आता था यूज हो गया, जो वायुमंडल की तरफ चला गया वो भी अनयूज्ड हो गया। तो जो अनयूज्ड पार्ट है उसको हम एल्बिडो कहते हैं। क्लियर है? पृथ्वी का औसत एल्बिडो 35% है। अब इसमें कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि 3-4 फिजिकल फीचर्स दिए होंगे और उसको अरेंज करना है आपको आरोही या अवरोही क्रम में एल्बिडो के दर के आधार पर। तो मजे लेते हैं कुछ या एग्जाम्पल लेकर के, जैसे वन वाला क्षेत्र और घास का मैदान, एल्बिडो किस में अधिक होगा?